हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये क्लास आपके एमएड थर्ड सेम की क्लास है। एमएड थर्ड सेम की क्लास है और एक क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं। आपका सिलेबस, पेपर और टॉपिक मैच होना चाहिए। चाहे फिर आप बीएचयू से बिलोंग करते हों या डीयू, सीसी, एसयू, एमजी, केवीपी, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंदर कौन सा पेपर पढ़ रहे थे? तो हम लोग पेपर आपका पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। उसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे। यूनिट 1 में हमने कई टॉपिक पढ़ लिया था और अभी हम लोग वर्तमान में जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे एजुकेशन एज सोशल सब सिस्टम। हमने पढ़ा था कि जो शिक्षा है सामाजिक उप प्रणाली है। और इसके बाद एजुकेशन का रिलेशन हमने फैमिली के साथ देखा था। एजुकेशन का रिलेशन हमने कम्युनिटी के संदर्भ में देखा था। और आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम एजुकेशन का रिलेशन इकोनॉमी के साथ देखने वाले हैं कि इकोनॉमी के संबंध में एजुकेशन का क्या फॉर्म होता है और एजुकेशन और इकोनॉमी दोनों के बीच में बातचीत कैसे होती है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय पे यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हमारे बहुत ही कम फॉलोअर हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एजुकेशन इन रिलेशन टू इकोनॉमी एंड इंटरेक्शन विथ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के संबंध में शिक्षा का क्या क्या टर्म है, शिक्षा के क्या क्या रूप हैं, उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था और शिक्षा के बीच में कैसे बातचीत होती है, शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर और अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश की शिक्षा के ऊपर, दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। अगर आपने हमसे एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई की है तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। और आपका पेपर कैसा गया था ये भी बताइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन इन रिलेशन टू इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के संबंध में शिक्षा का रूप क्या होता है। अगर हम अर्थव्यवस्था के रेफरेंस में शिक्षा को देखें तो कैसी शिक्षा की बात की जाएगी। तो अर्थव्यवस्था के रेफरेंस में जब हम शिक्षा को देखते हैं तो अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा की बात होती है। ऐसी शिक्षा जो अर्थव्यवस्था पे आधारित हो, इकोनॉमी बेस्ड एजुकेशन की बात हम करते हैं। अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा क्या होती है? तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। किसी भी देश के अंदर जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप उस देश के लोगों द्वारा किए जाते हैं उसी से उस देश के अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो लोग जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं उसी से उस देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। आर्थिक क्रियाकलाप यानी ऐसे कार्य जिनसे कि पैसा कमाने का उद्देश्य जुड़ा होता है। आप भी पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, आपके पिताजी कुछ करते होंगे, तो अगर उसमें उद्देश्य अर्निंग करना है तो वो आर्थिक क्रियाकलाप हो जाएगा। और आर्थिक क्रियाकलाप से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, देश की जीडीपी
का निर्माण होता है। तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं कि देश के अर्थव्यवस्था का निर्माण किन किन आर्थिक क्रियाकलापों से होता है। कृषि के द्वारा होता है। कृषि के द्वारा कैसे होता है? कृषि से बहुत सारी उत्पादन होते हैं, फसल, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, तमाम चीज़ें। मत्स्य पालन होता है, कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन होता है। तो उन सब से क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। किसान जो फसल उगाते हैं वो सरकार को बेचते हैं। सरकार बहुत सारी चीज़ें किसान को बेचती है, जैसे खाद हो गए। तो कृषि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। उद्योग भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। ये वस्तुओं का निर्माण करती है और वस्तुओं को फिर क्रय विक्रय का काम होता है। बाजार में वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और बाजार में जब वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो लोग उनको खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स जाता है और सरकार को जब टैक्स जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। उसी प्रकार से पर्यटन है, टूरिज्म को अगर बढ़ावा मिलता है तो लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। लोग किसी भी टूरिज्म के रिगार्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पे विजिट करते हैं, और वहाँ पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे उनको ठहरना होगा, कुछ खाना पीना होगा, वहाँ से कुछ चीज़ें वो खरीद के लाएंगे। तो इससे भी बाजार क्या होता है? बढ़ता है और अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इसी तरीके से परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, व्यापार है, संचार है, सेना प्लस पुलिस है। सेना प्लस पुलिस कैसे है? सेना और पुलिस में जितने भी हमारे देश के नागरिक भर्ती होते हैं उनको सरकार एक सैलरी देती है, और उनको जो सरकार सैलरी देती है उस सैलरी से वो अपने खर्चे को वहन करते हैं, अपने परिवार के खर्चे को वहन करते हैं। तो वो अपने सैलरी से जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उससे सरकार को टैक्स जाता है, और उस सरकार के टैक्स से जो सरकार को टैक्स मिलता है उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो यानी जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं इसमें जो सेल परचेज की जो ये ट्रांजैक्शन है, लेन देन की ट्रांजैक्शन है, इन सब के बीच कर जाता है, इन सब पे टैक्स लगा होता है। चाहे फिर आप कुछ खरीदिए या बेचिए तो टैक्स हमें किसे अदा करना होता है? सरकार को अदा करना होता है, और उसी टैक्स के बेस पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो जैसे सेना पुलिस के जो अधिकारी होते हैं अपनी सैलरी का यूज करते हैं, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेट्स के जो लोग होते हैं, लोक प्रशासन के लोग होते हैं, उन्हें भी एक सैलरी मिलती है। शिक्षा में जो जितने भी अधिकारी या जितने भी हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको भी एक सैलरी मिलती है। प्राइवेट विद्यालय सरकार को टैक्स अदा करते हैं। तो इन सब के माध्यम से भी हमारे देश के अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। स्वास्थ्य सेवाएं पे भी यही लागू हो जाएगा। पेयजल के जो हमारे प्लम्बर वगैरह होते हैं, जो बोरिंग वाले होते हैं, तो सब पे टैक्स लगा हुआ है, और इन्हीं टैक्स से हमारे देश के अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो जो हमारे कंट्री के लोग हैं, जो हम लोग व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, हम लोग जो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं पैसे कमाने के लिए, जो भी हम काम करते हैं या जो भी दैनिक क्रियाकलाप भी करते हैं, तो कुछ न कुछ हमें चीज़ें की आवश्यकता होती है तो हम खरीदते हैं, कुछ चीज़ें हम बेचते हैं। तो इसके माध्यम से एक कर जाता है सरकार को, और उससे देश की एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। कल्पना कीजिए, कल्पना क्या कीजिए, 1 मिनट के लिए आप कल्पना कीजिए, न देश में कृषि है, न उद्योग है, न पर्यटन है, न परिवहन है, न बैंकिंग है, न बीमा है, न व्यापार है, न संचार है, न सेना पुलिस है, लोक प्रशासन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पेयजल नहीं है। तो क्या ये आर्थिक क्रियाकलाप हो पाएगा? हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? और जब ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो क्या देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण हो पाएगा? जब देश की अर्थव्यवस्था का नहीं निर्माण हो पाएगा तो क्या हम जी पाएंगे? जीवन असंभव हो जाएगा। तो कृषि कार्य करने के लिए कौशल चाहिए, उद्योग चलाने के लिए कौशल चाहिए, पर्यटन को विकसित करने के लिए भी कोई ना कोई हमें रणनीति कौशल चाहिए। तो ये जितने भी सेक्टर हैं इसमें काम करने के लिए हमारे पास एक विशेष कौशल होना चाहिए, विशेष जानकारी होना चाहिए, विशेष प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। और ये विशेष प्रकार का कौशल, विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार की जानकारी हमें कौन प्रोवाइड करता है? शिक्षा प्रोवाइड करता है। तो हमारे जो शिक्षा का करिकुलम है, हमारे जो शिक्षा का पाठ्यचर्या है, वो कैसा होना चाहिए? हमारे शिक्षा का पाठ्यचर्या
कृषि पे आधारित होना चाहिए। हमारे शिक्षा का जो पाठ्यचर्या है वो कृषि पे आधारित होना चाहिए, उद्योग पे आधारित होना चाहिए, पर्यटन पे आधारित होना चाहिए, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, संचार, सेना, पुलिस, सुरक्षा यानी लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सभी पे हमारा पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। अगर हमारे देश का शिक्षा की पाठ्यचर्या इस प्रकार का है, जो कृषि से बिलोंग करता है, उद्योग से बिलोंग करता है, परिवहन से बिलोंग करता है, पर्यटन से बिलोंग करता है, संचार से बिलोंग करता है, सेना पुलिस से बिलोंग करता है, लोक प्रशासन से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो देश की शिक्षा का पाठ्यचर्या है वो अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा का पाठ्यचर्या है। उस शिक्षा को हम कह पाएंगे कि यह जो हमारे देश की शिक्षा है वो अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा है। अगर हमारे देश के शिक्षा का पाठ्यचर्या ऐसा हो जाता है तो जो रोजगार की कमी हम आए दिन देखते हैं कि बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही है, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारे व्यक्ति जब स्किल्ड होंगे, कुछ न कुछ सूचनाओं की कमी नहीं रहेगी, तो बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ये चीज़ें हैं। तो अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा किसे कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, इससे बिल्कुल भी जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम अपने देश में शिक्षा के 2-3 स्तरों को देखते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी लेवल एजुकेशन या एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन, जो 1 to 8 की बात हम करते हैं। सेकेंडरी लेवल की जब हम बात करते हैं तो 9 to 10, 10 to 12 इनकी बात करते हैं, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आप पीएचडी आपका हो गया, इस शिक्षा की हम बात करते हैं। तो जो हमारे देश का एलिमेंट्री लेवल का एजुकेशन है, सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है, हायर लेवल का एजुकेशन है, इन सभी का जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, ये कैसा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था आधारित होना चाहिए। यानी अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन्य पदार्थ, आखेट, लकड़ी, घास, इस सबसे संबंधित होना चाहिए। द्वितीय क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का होता है निर्माण उद्योग यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी रिलेटेड होना चाहिए, कि जो हमारे स्किल्ड स्टूडेंट हों, जो हमारे स्टूडेंट स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, वो स्किल्ड हों विशेष कोई ना कोई क्षेत्र से, कोई ना कोई फील्ड से, ताकि वे अपने प्रतिभा को, अपने जो स्किल को वो इम्प्लीमेंट कर सके धरातल पे, यानी कि जब वो सोसाइटी में इंटर करें। तो अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, हमारे देश की एक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सेवा पे आधारित होता है। हम सर्विस देते हैं, बदले में हमें पैसे मिलता है, लेकिन उस सर्विस पे भी सरकार टैक्स लगा के रखती है। तो जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन के साधन हो गए, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, संचार हो गया, लोक प्रशासन, सेना पुलिस, होटल, मनोरंजन, ये सब क्या है, सेवा के क्षेत्र हैं। इनसे भी देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो जो हमारा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा का पाठ्यचर्या होगा, करिकुलम होगा, ये अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र पे आधारित होना चाहिए। प्राइमरी फील्ड, सेकेंडरी फील्ड और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों से रिलेटेड होना चाहिए हमारे एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, हायर लेवल एजुकेशन का करिकुलम। तभी हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा हम अपने देश में प्रोवाइड करा रहे हैं। और यदि हम अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा अपने देश में प्रोवाइड कराएंगे, हमारे देश की शिक्षा यदि अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा होगी, तो जो शिक्षा का प्रतिफल है, जो आउटकम्स ऑफ एजुकेशन है, जो एजुकेशनल आउटकम्स है, वो अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा। यानी जो एजुकेशनल आउटकम्स होंगे उससे हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ग्रोथ करेगा, वो बढ़ेगा। एजुकेशनल आउटकम्स क्या होगा, स्किल्ड लेबर हमें मिलेंगे, स्किल्ड वर्कर मिलेंगे। स्किल्ड लेबर और वर्कर जब मिलेंगे तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। एक नॉन स्किल्ड लेबर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना कि स्किल्ड लेबर परफॉर्मेंस कर पाता है। और जब बेटर परफॉर्मेंस होगा इंडस्ट्री के अंदर, तभी हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे देश के नागरिक की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हमारे देश का जो
नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ करेगी। और जब जीडीपी ग्रोथ करेगी तो उसका एक हिस्सा हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करके एजुकेशन को भी विस्तार कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं, लेकिन जब भी हम इकोनॉमी के संबंध में शिक्षा की बात करते हैं तो कैसी शिक्षा की बात हम कर रहे होते हैं, अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा की हम बात कर रहे होते हैं, इकोनॉमी बेस्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमें समझना है अपने दिमाग में। इसके बाद जब हम अर्थव्यवस्था के संबंध में शिक्षा की बात करते हैं तो जो दूसरा टर्म हमारे सामने आता है वो दूसरा टर्म है शिक्षा का अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थशास्त्र की भी बात हम करते हैं। शिक्षा का अर्थशास्त्र क्या होता है? शिक्षा का अर्थशास्त्र होता है, यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है और यह अध्ययन करती है। कौन अध्ययन करता है? इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन अध्ययन करता है कि सरकार के द्वारा उपस्थित संसाधन से बेहतर शैक्षिक प्रतिफल कैसे हासिल किया जा सकता है। जो हमारे देश में उपस्थित रिसोर्सेस हैं उससे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे बेटर एजुकेशनल आउटकम्स ला सकती है, यानी कैसे बेहतर स्किल्ड जो लेबर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, मैन पावर को डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की मांग को पूरा किया जा सके। हमारे देश के जो सुरक्षा का सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, पॉलिटिकल सेक्टर है और इसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर है, सब में हम प्रोफेशनल्स को एंटर करा सके, जिससे कि हमारा जो देश की गति है, जो हमारे देश का इंजन है, जो वो डायनेमिक हो सके। तो ये चीज़ है, इस पे वर्क कौन करता है? इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा से संबंधित जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, जो शिक्षा पे क्या खर्चा करना है, शिक्षा के लिए कैसी पॉलिसी बनानी है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड करें, कितने प्राइवेट कॉलेज के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ होगी, कैसे लैब इक्विपमेंट होंगे, क्या उसमें टूल्स देने हैं। तो ये सारी चीज़ों पे जो निर्णय लेना होता है तो उसको निर्णय लेने में अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है और यही अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, जिसके द्वारा शिक्षा से संबंधित आर्थिक मुद्दों को हल किया जाता है। अगर हम बात करें कि शिक्षा के अंदर आर्थिक मुद्दे कैसे होते हैं, तो आर्थिक मुद्दे कैसे होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे राइजिंग कॉस्ट एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है हमारे सामने। राइजिंग कॉस्ट का मतलब होता है बढ़ती लागत। आज आप देखते होंगे कि एजुकेशन प्राप्त करना कितना कठिन हो गया है। आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे सामने समस्या है। पैसे के वजह से छात्र पढ़ाई से वंचित रह जाए, उसको अच्छी शिक्षा ना मिले, ये बहुत दिक्कत है। शिक्षा को हमें व्यापार नहीं बनाना है। तो कम पैसे में कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि देश की शिक्षा महंगा नहीं होनी चाहिए। जिस देश में शिक्षा महंगा हो जाता है वो देश कभी प्रगति नहीं कर पाता है। तो इसका समाधान करने के लिए हमें अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी कि कैसे कम से कम संसाधन में कम से कम सैलरी देकर और अधिक से अधिक हम ह्यूमन रिसोर्स को लगाकर एजुकेशन की व्यवस्था को बेटर से बेटरमेंट की ओर ले जा सकते हैं। इन सारे चीज़ों पे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन स्टडी करता है। रिसोर्सेस का मैनेजमेंट जैसी समस्या कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं लेकिन उसी का हमें बेटर मैनेजमेंट करना है, तो इस पे भी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण होते हैं, उनको अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आप पहले देखते होंगे कि एक काला श्यामपट रहता था और चौक से पढ़ा के काम खत्म कर दिया जाता था, लेकिन आज कितना डेवलप हो गया है। आज डिजिटल बोर्ड के बिना पढ़ा पाना असंभव होता है। हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं, पिक्चर्स दिखा दिखा के स्टूडेंट को। तो जब हम आज विजुअलाइजेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाते हैं, तो डिजिटल बोर्ड कितना महंगा आता है। और जितने भी आज हम थ्योरेटिकल शिक्षा देने की बात नहीं करते हैं, आज हम प्रैक्टिकली एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारे पिक्चर्स चाहिए, बहुत सारे मॉडल्स चाहिए,
जिससे कि हम बहुत सारे फील्ड वर्क हमें स्टूडेंट को कराना होता है, तो मनी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं तो चीज़ें तो आसान हो रही है, लेकिन एक अच्छा खासा पैसा भी उस पर खर्च करना पड़ रहा है। तो उसको हम कैसे कम पैसे में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराता है फॉर स्किल फॉर्मेशन। आज आप देखते होंगे कि 1 to 5 बच्चा पढ़ लेता है किसी तरह, लेकिन जैसे 6 to 8 जाता है वहीं से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाता है। उसको हमें वोकेशनल कोर्स बच्चे को पढ़ाना होता है। फिर उसके बाद 9 to 12 तक में भी वोकेशनल कोर्स होता है। फिर हायर लेवल पे तो वो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर इंटर कर जाता है। तो आज हमें अपने देश के नागरिकों के बीच स्किल का फॉर्मेशन करना है, स्किल का निर्माण करना है, जिसके लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत चाहिए। तो उस पर भी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से कम पैसे में, लिमिटेड पैसे में अच्छे व्यवस्था हम कर सकते हैं। और बहुत सारी सरकारों ने किया भी है। दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल देख सकते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने जो किया है तो वो बोलना पड़ता है हम लोग को। कांग्रेस ने भी एक दो स्टेट में एजुकेशन के मामले में अच्छा खासा काम किया है। जैसे आप केरल को देख सकते हैं, केरल में पहले कांग्रेस की ही सरकार थी और फिर इसके बाद और भी हैं। तो चलिए, हमें यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है उसका सर हमें एकदम कंक्लूजन दे दीजिए एक लाइन में, कि हम कुछ डेफिनेशन बता सकें, हमारे दिमाग में एक इमेज बैठ सके इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को लेके। तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को लेके अगर आप अपने दिमाग में इमेज बैठाना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको कॉन्सेप्ट को एकदम पानी की तरह क्लियर कर देगी। यहाँ पे देखिए, जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक तो शिक्षा दाता होते हैं जिन्हें हम प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, जो एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करती हैं, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, एनजीओ होते हैं, प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, ये सभी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन को ग्रहण कौन करते हैं? शिक्षाग्राही स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, प्रशिक्षार्थी होते हैं। और जब एजुकेशन प्रोवाइड होता है और एजुकेशन को कोई ग्रहण करता है तो इन सब के सहभागिता से कुछ आउटकम्स निकलते हैं, प्रतिफल निकलता है। और ये प्रतिफल किसको मिलता है? समाज को मिलता है। समाज में ये आउटकम्स निकलते हैं जो समाज को आगे भी ले जा सकते हैं और समाज को पीछे भी खींच के ला सकते हैं। अगर अच्छा आउटकम्स आएगा तो समाज आगे जाएगा, खराब आउटकम्स आएगा तो समाज पीछे जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन होता है वो वर्क करता है या स्टडी करता है इन्हीं तीनों के ऊपर, प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन के ऊपर, शिक्षाग्राही स्टूडेंट के ऊपर और समाज में इन दोनों के द्वारा, प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन और स्टूडेंट के सहभागिता के द्वारा जो आउटकम्स निकलता है वो समाज में कैसे बेहतर आउटकम्स निकल पाए, बेटर एजुकेशनल आउटकम्स कैसे अचीव किया जा सके, कैसे उसको लाया जा सके, इस पे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन वर्क करता है। तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन होता है वो प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स और समाज के बीच कैसे सहज, सरल व स्पष्ट संबंध बना सके, इस पे काम करता है। समाज और जो प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन है, स्टूडेंट है, इन तीनों के बीच में संबंध कब अच्छा बन पाएगा? जब तीनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा और प्रॉपर वर्क होगा, जिससे कि बेटर आउटकम्स निकल पाएंगे। तो यानी प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन और स्टूडेंट का संबंध अच्छा है, इस बात को प्रमाणित करेगा समाज में जो आउटकम्स इनके द्वारा आएगा वो। तो इसी पे वर्क और स्टडी करता है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कि आप कुछ ना कुछ समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट को आर्थिक आधार पर कई निर्णय लेने होते हैं। वही कि शिक्षा का बजट क्या होगा, कितने टीचर इस साल हम लोग अपॉइंट करेंगे, प्रैक्टिकल पे कितना खर्च होगा, शोध कार्य के लिए कितने पैसे देने हैं, तमाम आर्थिक आधार पे कई निर्णय लेने होते हैं स्टूडेंट्स को या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन को या गवर्नमेंट को।
तो उस निर्णय को लेने में ये शिक्षा का अर्थशास्त्र मदद करता है। जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है वो मदद करता है। स्टूडेंट को कैसे मदद करता है? आप बीए कर लेते हो, बीए या बीएससी जो भी है कर लेते हो, तो उसके बाद आप सोचते हो बीएड करें या फिर एमए कर लें। एमए करेंगे कम पैसा लगेगा, बीएड करेंगे 1 लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आर्थिक आधार पर निर्णय लेना होता है, पैसे के आधार पर, कि अगर हमारे पास पैसा है तो फिर हम बीएड कर लेते हैं, पैसा नहीं है तो एमए कर लेते हैं। तो इसमें हमें शिक्षा का अर्थशास्त्र हमें मदद करता है इस प्रकार का निर्णय लेने में, क्योंकि शिक्षा के अर्थशास्त्र के पास कई दृष्टिकोण होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण, जिससे शिक्षा की समस्याओं को ये हल करता है। सेम इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन पे अप्लाई होता है, गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है, कि वो कैसे कम से कम पैसे में, कम से कम संसाधन में, कम से कम श्रम में अच्छा एजुकेशनल आउटकम्स ला सकें। इसके बाद जब हम अर्थव्यवस्था के संबंध में शिक्षा की बात करते हैं तो एक तीसरा टर्म हमें देखने की जरूरत होती है, शिक्षा और आर्थिक विकास, जिसे कि हम कहते हैं एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम इनके बीच रिलेशंस की ही बात कर रहे हैं, कि एजुकेशन कितना इफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना इफेक्ट करता है एजुकेशन को। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो शिक्षा है और जो आर्थिक विकास है, इन दोनों के बीच में सहसंबंध पाया जाता है। सहसंबंध का मतलब क्या है? जिस देश की जितनी अच्छा शिक्षा होगी उतना ही बेहतर वहाँ का आर्थिक विकास होगा, यानी वो कंट्री उतनी ही डेवलप होगी। और जो देश जितना ही इकोनॉमिक तरीके से डेवलप होगा, वहाँ की शिक्षा भी उतनी ही विस्तारित होगी, उतनी ही बृहद होगी। ये चीज़ हम देख सकते हैं, यानी अगर शिक्षा बढ़ रहा है तो आर्थिक विकास बढ़ेगा, अगर आर्थिक विकास बढ़ रहा है तो शिक्षा बढ़ेगा, शिक्षा घट रहा है तो आर्थिक विकास घटेगा, और आर्थिक विकास घट रहा है तो शिक्षा घटेगा। दोनों क्या हैं? दोनों में सहसंबंध है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा आर्थिक विकास हेतु एक साधन है। किसी भी देश में यदि हमें देश में विकास करना है, डेवलपमेंट लाना है, तो शिक्षा के माध्यम से ही लाया जा सकता है, क्योंकि जब तक हमारे देश में स्किल्ड वर्कर नहीं होंगे, स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, हम अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते हैं। जबकि आर्थिक विकास से विशेषज्ञों, तकनीकी परक व्यक्तियों की मांग बढ़ती है, जिससे शिक्षा को प्रधानता करती है। तो हमने तो बता दिया कि शिक्षा क्या होती है, आर्थिक विकास के लिए एक टूल है, लेकिन आर्थिक विकास कैसे इफेक्ट करती है एजुकेशन को? तो आर्थिक विकास किसी देश में कब हो पाता है? जब किसी भी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्री लगते हैं, औद्योगिकरण होता है, और जब किसी देश में औद्योगिकरण लगते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उद्योग लगते हैं, तो उद्योग के अंदर काम करने के लिए मजदूर, वर्करों की भी मांग होती है। और आपको पता ही होगा, कोई भी फैक्ट्री या कंपनी कैसे वर्कर चाहती है? स्किल्ड वर्कर चाहती है, कुशल वर्कर चाहती है, कुशल कारीगर चाहती है, कुशल मजदूर चाहती है, जिनको कि स्किल्ड हो, क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कराना चाहते हैं। तो जब वो स्किल्ड वर्कर की मांग करते हैं, तो स्किल्ड वर्कर किसके थ्रू आते हैं? एजुकेशन के थ्रू आते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री डिप्लोमा किए होते हैं, वो स्किल्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि उनको उस विशेष चीज़ की शिक्षा मिली होती है। तो स्किल्ड वर्कर की जब ये मांग करती है तो शिक्षा को क्या होती है? प्रधानता मिलती है। फिर लोग पढ़ना चाहते हैं कि अरे पढ़ेंगे तो कंपनी में काम मिलेगा, और कंपनी में काम मिलेगा तो जीवन यापन हो पाएगा। तो आर्थिक विकास से क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्किल्ड वर्कर की मांग होती है, और उससे शिक्षा को प्रधानता मिलती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल यही देख सकते हैं कि शिक्षा क्या करती है? पेशेवर व्यक्ति यानी स्किल्ड व्यक्ति प्रोवाइड करता है। स्किल्ड व्यक्ति प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी से आय बढ़ती है, कंपनी की आय बढ़ेगी तो वो लेबरों की सैलरी बढ़ाएगा, लेबरों की सैलरी बढ़ेगी तो देश की भी आय बढ़ेगी। ये चीज़ है, जुड़ी हुई है सभी से एक दूसरी चीज़ें। और आर्थिक विकास किस तरीके से इफेक्ट करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री लगेंगे तो स्किल्ड लेबर की वो मांग करेगा, और जब स्किल्ड लेबर की मांग करेगा तो ये आईटीआई के थ्रू, आईआईटी के थ्रू, अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स के थ्रू ही स्किल्ड लेबर हमको मिलते हैं। और वो स्किल्ड लेबर को फुलफिल कौन करता है? शिक्षा करता है। तो शिक्षा को प्रधानता मिलती है, शिक्षा मुख्य धारा में आता है, तो आर्थिक विकास से शिक्षा का भी विस्तार होता है। यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं उदाहरण, जो यूएसए है, अमेरिका है, चाहे फिर यूनाइटेड किंगडम है, वो यूनाइटेड किंगडम है, वो आपका जो ब्रिटेन है आपका,
अमेरिका और ब्रिटेन जैसी जो देश हैं वो शिक्षा पर, एजुकेशन पर अपने जीडीपी का, देश की जीडीपी का अधिक भाग खर्च करते हैं, अधिक भाग खर्च करते हैं। इसीलिए आप परिणाम में देख सकते हैं कि वो सारे देश क्या हैं, डेवलप कंट्री हैं। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, लेकिन वो सब विकसित देश हैं क्योंकि वो शिक्षा पे अधिक खर्च करते हैं। शिक्षा और आर्थिक विकास को आप देखेंगे तो उसके अंदर आप एक साइकिल देख सकते हैं। ये साइकिल फॉलो होता है चाहे कोई भी देश हो। सबसे पहले क्या होता है कि एजुकेशन में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, पूंजी लगाते हैं, और जब हम पूंजी लगाते हैं तो हम स्किल्ड होते हैं, हमारे पास स्किल आता है, और जब हमारे पास स्किल आता है तो हम उस स्किल के थ्रू इंडस्ट्री में चले जाते हैं, और इंडस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा क्या होता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। जब हम कंपनी के अंदर काम करने जाते हैं तो हमारी सैलरी अच्छी खासी होती है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो देश का जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो देश का जीडीपी इंक्रीज होता है तो इसी का कुछ परसेंट हम फिर से एजुकेशन पे लगा देती है। कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगा देती है, जिससे कि एजुकेशन का भी विस्तार होता रहता है। तो ये साइकिल घूमता रहता है, पहले हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम स्किल होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ होती है, और उसी जीडीपी का कुछ भाग गवर्नमेंट फिर से एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट कर देता है। ये चीज़ है, ये साइकिल देखने को मिलती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एजुकेशन इंटरेक्शन विथ इकोनॉमी। शिक्षा व अर्थव्यवस्था आपस में बातचीत कैसे करते हैं? बातचीत का मतलब है एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर शिक्षा को न रखा जाए तो क्या अर्थव्यवस्था का अस्तित्व है? क्या अर्थव्यवस्था न रहे तो शिक्षा का अस्तित्व है? ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो हमने आपको इतना पढ़ा दिया है कि इसको आप ऐसे ही अपने दिमाग से लिख सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं तो वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, शिक्षा क्या करता है? स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करता है। स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करता है तो आर्थिक प्रदर्शन बेहतर होता है। ये इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, और जो स्किल्ड लेबर होता है, मैंने बताया ही कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता है। जैसे कि जो बीएड किया हुआ बंदा है वो 6 से 8 को, 9 से 10 को अच्छे से पढ़ा पाएगा, किसकी तुलना में? जो सिर्फ बीए करके पढ़ा रहा है या बीएससी करके पढ़ा रहा है। क्योंकि बीएड के शिक्षक को टीचिंग मेथड का ज्ञान है, टीचिंग शैली का ज्ञान है, टीचिंग मॉडल वो बहुत सारा पढ़ा है, तो उसको वो क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएगा। उसे चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज है, तो वो बेटर पढ़ा पाएगा, और जब बेटर पढ़ाएगा तो बेटर स्टूडेंट वहाँ से निकलेंगे। वो स्टूडेंट आगे जाके आईआईटी में जा सकते हैं, एम्स में जा सकते हैं, यानी देश को बहुत अच्छे मानव संसाधन मिलेंगे, और उससे देश का विकास होगा। ये चीज़ है। और शिक्षा से अगर स्किल्ड लेबर निकलते हैं तो आजीविका भी सुनिश्चित होती है। वो ज़रूरी थोड़ी है कि इंडस्ट्री में ही जाके काम करेगा, वो खुद का दुकान खोल सकता है, शॉप खोल सकता है, उससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वो कुछ ना कुछ पैसे कमाएगा, उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, सरकार को कर जाएगा, और सरकार को कर जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ही। सामाजिक संतुलन आएगा। सामाजिक संतुलन का मतलब क्या है? बाजार में आमंदी होगी। बाजार में आमंदी का मतलब क्या होगा? बाजार मंद नहीं होगा, बाजार ठप नहीं पड़ेगा। जब सारे लोग स्किल्ड होंगे तो वो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेंगे, बेचेंगे, बाजार चलता रहेगा, और जब बाजार चलता रहेगा तो आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आर्थिक विकास को गति मिलेगी, उत्पादकता बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होगी। और जैसे ही किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, स्किल्ड लोग होते हैं तो वो नए नए खोज करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, सूचनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, और जब सूचनाओं में कमी नहीं रहती है, बहुत सारे शोध हमारे देश में उपलब्ध होते हैं, तो उद्यमी पैदा होते हैं, एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं। एंटरप्रेन्योर एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं और उसके द्वारा पैसा कमाते हैं। ये तो हमने बात कर लिया कि शिक्षा कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इकोनॉमी को, लेकिन इकोनॉमी भैया कैसे शिक्षा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या शिक्षा से कैसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है? तो ये क्या करता है? शिक्षा को बजट प्रदान करता है। आप देखते होंगे हमारे देश का जो भी जीडीपी है उसका 6% हमारे देश पे खर्च किया जाता है एनईपी 2020 के अनुसार। भले ही सरकार अभी उतना न कर रही हो, लेकिन उसने बोला है कि हम इतना एजुकेशन पे खर्च करेंगे। पहले
4 पॉइंट कुछ ऐसे समथिंग में एजुकेशन पे हम लोग खर्च करते थे। आप कमेंट में बताइएगा कि कितना एग्जैक्ट है। तो इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है वो अपने जीडीपी का कुछ भाग शिक्षा पे इन्वेस्ट करता है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। जब शिक्षा पे बजट अर्थव्यवस्था खर्च करता है तो शोध कार्य को बढ़ावा मिलती है, क्योंकि शोध कार्य के लिए भी वो बजट पारित करता है। शोध कार्य को जब बढ़ावा मिलती है तो शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार होता है। पहले अभियांत्रिकी के लिए ही शिक्षा में व्यवस्था थी, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, लेकिन अगर शोध कार्य होंगे तो फिर एग्रीकल्चर, कृषि की भी पढ़ाई में विस्तार मिलेगा, नए नए ब्रांच खुलेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन पे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, उन पे भी अलग अलग संस्थाएं होंगी। तो शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार होगा, नए शैक्षिक संस्थान की स्थापना होगी। और अर्थव्यवस्था मजबूत होने का मतलब ये भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इंडस्ट्री स्किल्ड लेबर की मांग करती है, और स्किल्ड लेबर की मांग को कौन पूरा कर सकता है? एजुकेशन पूरा कर सकता है, जिससे लोग मजबूर होकर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं और एजुकेशन जिंदा रहता है। तो अर्थव्यवस्था और शिक्षा का संबंध एकदम अनोखा है, अनूठा है, और दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे टर्म जाने, बहुत सारी चीज़ें जानी। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यही चीज़ें आपको एग्जाम में लिखना भी है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के समय इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।